दोस्तों आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के फिर एक नए वीडियो। दोस्तों मैं आज पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स में क्या तो क्लास 10वीं के फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है सो देख लेते हैं। परावर्तन प्रकाश के बारे में, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। इस पाठ में दोस्तों ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा ही जानकारी चाहिए। फर्स्ट नंबर प्रकाश के बारे में, उसके बाद दोस्तों परावर्तन के बारे में, परावर्तन, उसके बाद अपवर्तन। दोस्तों प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट, परावर्तन को कहते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्ट। दोस्तों इंग्लिश को उतना पढ़ना नहीं है, चूँकि अपन ये बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में इंग्लिश का थोड़ा भी अथी नहीं रहता है। 10वां तक इंग्लिश कोई पढ़वे नहीं करता है, तो इसीलिए दोस्तों इंग्लिश पे उतना फोकस नहीं। सबसे पहले दोस्तों प्रकाश के बारे में आपको मैं बताऊंगा, ये जो लाइट आती है इसके बारे में। दोस्तों प्रकाश को इंग्लिश में लाइट ही कहते हैं। दोस्तों प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के बारे में अगर कोई पूछेगा तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बस इतना छोटा सा ही परिभाषा है, कोई ज़्यादा नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछ देता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों इतना ही होता है। उसके बाद दोस्तों प्रकाश ऊर्जा का रूप है, मैंने आपको बताया ही। अब उसके बाद थोड़ा जानकारी किरण के बारे में करना है, प्रकाश पुंज के बारे में करना है। प्रकाश के गमन पथ को दोस्तों किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते से गुजरता है उसी को किरण कहते हैं। जैसे रास्ता से गुजर रहा है इसको बोलेंगे किरण। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों आपको। उसके बाद दोस्तों प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहते हैं। अब दोस्तों इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और दीप्त पदार्थ है, आत्मदीप्त पदार्थ के बारे में थोड़ा जानकारी इस पाठ में देना जरूरी है। तो आत्मदीप्त पदार्थ वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसको बोलेंगे आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे दोस्तों सूर्य हो गया, उसके बाद दोस्तों दीपक हो गया, ये सब। और कुछ दोस्तों ऐसा पदार्थ होता है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति को दिखाता है, तो उसको बोलेंगे अदीप्त वस्तु। जो दूसरे के मतलब प्रकाश पड़ता है तब वो वस्तु दिखाई देता है। जैसे दोस्तों पत्थर, कुर्सी, टेबल। दोस्तों इस सब के पास अपना प्रकाश नहीं है, ये दोस्तों किसी वस्तु के प्रकाश से ही हमें दिखाई देता है। दोस्तों प्रकाशीय माध्यम के बारे में बताएंगे। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकल के आँख तक पहुँचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। मतलब जिससे होकर प्रकाश न वस्तु से लेकर हमारी आँखों तक पहुँचेगा उसको हम बोलेंगे प्रकाशीय माध्यम। ये दोस्तों 2 प्रकार का होता है, समांगी और विसमांगी। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं जानकारी पढ़ना। दोस्तों अब बताएंगे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। तो दोस्तों पारदर्शी पदार्थ जिन पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूप में पूरा आर पार हो जाएगा तो उसको बोलेंगे पारभासी। अपारदर्शी जिससे होकर प्रकाश बाहर नहीं जाएगा उसको बोलेंगे अपारदर्शी। जैसे पत्थर और क्या कहेंगे, ईंट, पत्थर, ईंट। दोस्तों इससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। अब दोस्तों पारभासी जिससे होकर प्रकाश कुछ मात्रा में आर पार जाएगा। जैसे तेल लगा हुआ कागज को आप लोग देखे होंगे, तेल लगा कागज, दोस्तों यही था। उसके बाद दोस्तों इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चल के अन्य वस्तु की सतह पर पड़ते हैं तो वे किरणें या तो किरण द्वारा अवशोषित होते या उस वस्तु से आर पार हो जाते, इसकी सतह से वापस लौट जाते। प्रकाश की किरणें को पहले ही माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों अपना भाषा में बहुत इजी है। जैसे चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है।
दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, मिटा देते हैं पहले। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछेगा कोई तो बता दीजिएगा। प्रकाश की किरणें को पहले माध्यम ही वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों इसके दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला दोस्तों, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा दोस्तों क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये तो लिख लिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल या तल में होते हैं। दोस्तों ये दूसरा नियम। अब दोस्तों उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। दोस्तों प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के कारण जिस बिंदु पर संतृप्त होते हैं उस बिंदु से होती हुई प्रतीत होती है तो उस वस्तु को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एगो होता है वास्तविक, एगो होता है काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संतृप्त होती है तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद उस वस्तु से संतृप्त होती हुई प्रतीत होती है तो वह वस्तु उस बिंदु वस्तु से काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा जानकारी आपसे हम शेयर कर देते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों उल्टा होता है। वास्तविक तो उल्टा, उल्टा। उसके बाद दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर भी उतारा जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब, ऐना मुंह देखिएगा दर्पण के सामने। और दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पर्दा पे इसे नहीं उतारा जा सकता। और ये दोस्तों प्रतिबिंब सीधा बनता है। बिहार बोर्ड में कभी कभी वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर भी पूछ लेता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और ये दर्पण के सामने बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है या इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, इसे यह दर्पण के पीछे बनता है। दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही रहने दीजिए, अगले क्लास में इस पूरे पाठ को हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय।